तभी एक आदमी उसे यंग मास्टर कहते हुए उसकी ओर भाग के आने लगता है। वो हाँफते हुए पूछता है कि क्या यंग मास्टर वोनहुआ ठीक है? दरअसल इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर का नाम वोनहुआ था। वोनहुआ उस आदमी को वांग कह के बुलाता है और मुस्कुराते हुए पूछता है कि क्या वो भी ठीक है? वांग उसका हाथ पकड़ते हुए वरीड होकर पूछने लगा कि इस पर इतना सारा ब्लड क्यों लगा है? क्या वो घायल है? वोनहुआ उसे कहता है कि ये उसका ब्लड नहीं है। फिर वो उसे जल्द से जल्द कोई कुआं ढूंढकर कुछ साफ पानी और साथ ही कुछ नीडल्स और थ्रेड्स लाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। उसकी टोन सुनकर वांग सरप्राइज्ड होते हुए पूछने लगा कि वो इतना पोलाइटली क्यों बात कर रहा है। वनवा उसे फिजूल की बातें छोड़कर जल्दी अपना काम करने को कहता है। वांग भागते हुए वो चीजें लेने के लिए जाने लगा। वहीं वनवा अभी भी झिझक रहा था। अगर ये हॉस्पिटल होता तो वो पहले एनेस्थीसिया देकर अच्छे से चेक करता और बाद में इलाज करता, लेकिन अभी उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसके पास खुद के हाथों से सब कुछ चेक करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। उसके हाथ कांपने लगे और उसके मन में सेल्फ डाउट ने जगह बना ली। लेकिन सामने एक व्यक्ति मौत के कगार पर था और वह जानता था कि ये डरने का टाइम नहीं है। उसने खुद को भीतर ही भीतर संभाला और अपने डिटर्मिनेशन को बढ़ाया। कॉन्फिडेंस से अपनी बाजू ऊपर चढ़ाते हुए वोनहुआ घायल आदमी की हालत चेक करने लगा। उसे तुरंत एहसास हुआ कि अगर ब्लड की वजह से एयर पैसेज ब्लॉक हो गया तो सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाएगी। और चूंकि उसके पास कोई मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं था तो वो स्टमक के अंदर देख भी नहीं सकता। उसे अब अपने खुद के हाथों से ही इमरजेंसी असिस्टेंस देनी पड़ेगी। उसने अपना हाथ स्टमक के अंदर डाला और चेक करने लगा। एब्डोमिनल एओर्टा और एसएमए बिल्कुल ठीक थे। बड़ी आर्टरीज भी ठीक ही थी। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कोई कट नहीं लगा था। लेकिन तभी कुछ फील करके वो चौंक गया। उस आदमी के लार्ज इंटेस्टाइन में कट लग चुका था। इसकी वजह से उसके पेट में इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। उसे सबसे पहले जमा हुआ ब्लड बाहर निकालना होगा। तभी उसे वांग की आवाज सुनाई दी। वांग कुछ विलेजर्स के साथ एक बड़े टब में पानी और बाकी सामान लेकर आ चुका था। वोनवा उसे कुछ साफ कपड़े के टुकड़े लाने को बोलता है, जिसे सुन वांग भाग के जाने लगा। तभी एक लड़की ने उसे नीडल और थ्रेड दिया। वोनवा उसे देखकर चौंक गया, क्योंकि उसने इतनी मोटी नीडल एक्सपेक्ट नहीं की थी। थ्रेड भी कई सारे छोटे थ्रेड्स को मिला के बनाया गया था। उसे इस टाइम की लिमिटेड ट्रीटमेंट सुविधाओं का एहसास हुआ। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वो बिना ट्राई किए उस आदमी को मरने नहीं दे सकता। वो उस एंजल को कोसने लगा कि अगर उसने उसे ऐसी जगह रीइंकारनेट किया तो कम से कम कुछ टूल्स भी दे ही देता। उसने टब में से एक बाल्टी भर के पानी निकाला और उस आदमी के घाव को साफ करने लगा। बाद में उसने संभल कर इंटेस्टिन्स को सही जगह पर सेट किया और फिर संभलते हुए टांके लगाने लगा। लेकिन बीच में ही अचानक उसकी नीडल टूट गई। ये देख के वो इरिटेट हो गया, लेकिन फिर भी जैसे तैसे टांके लगाना जारी रखा। थोड़ी देर बाद आखिरकार टांके लग ही गए। वो थक कर बैठते हुए सोचने लगा कि उसने खुद से जितना हो सके उतना कर दिया है। टांके भी उसने जितना सोचा था उससे बेहतर लगे थे। तभी एक औरत दौड़ते हुए उसकी तरफ आने लगी। वो उस आदमी से गले लगकर रोने लगी। वो कह रही थी कि वो अकेली कैसे जिएगी। तभी पीछे से वोनहुआ उसे चिंता ना करने को कहता है। उसने कहा कि ट्रीटमेंट स्मूथली हो गई है, इसीलिए अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसका हस्बैंड बच जाएगा। इस बात पर वो औरत भी सरप्राइज थी। वो पूछने लगी कि पेट कट जाने के बाद भी वो बच सकता है। उसने वोनहुआ से पूछा कि क्या वो एक फिजिशियन है। वोनहुआ ने मुस्कुराकर हाँ में जवाब देते हुए कहा कि उसने मेडिकल आर्ट्स की स्टडी की है। इसके बाद उसने कुछ और बंदों का भी सक्सेसफुली इलाज किया। वो एक बंदे के पेट पर लगा कट भी पहले की तरह ही ठीक करने लगा। वो उसे थोड़ी देर और सहने को कहता है, लेकिन तब तक वो आदमी खत्म हो चुका था। ये देखकर वो काफी निराश था। उसने उस आदमी की आंखें बंद की और उसे न बचा पाने के लिए काफी उदास हो गया। लेकिन फिर वो डिटर्मिनेशन के साथ खड़ा हो गया। उसने डिसाइड किया कि वो और लोगों को बचाने की भी पूरी कोशिश करेगा। ऐसे ही शाम हो गई। वोनहुआ और वांग घर की ओर जाने लगते हैं। वांग गुस्से से कह रहा था कि वो बैंडिट्स मरना डिजर्व करते हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि यंग मास्टर को कोई चोट नहीं लगी है। वोनहुआ उसकी बात में हामी भरता है, लेकिन वो मन ही मन कह रहा था कि उसका यंग मास्टर तो कब का मर चुका है और अब दूसरी स्पिरिट उसकी बॉडी में आ गई है। फिर वो वांग से पूछता है कि अब जबकि सोल्जर्स को भेज दिया गया है तो बैंडिट्स का खात्मा भी हो ही जाएगा, है ना? वांग कहता है कि उसे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। क्या उसे लगता है कि सोल्जर्स बैंडिट्स को मारने के लिए अपनी जान जोखिम में डालेंगे? और वैसे भी अगर ये इतना डेंजरस ना होता तो भी वो लोग कुछ देर तक फाइट करने का प्रिटेंड करते और फिर रुक जाते। रूमर्स तो ऐसे भी है कि बैंडिट्स उन सोल्जर ऑफिशियल्स को रिश्वत देते हैं। वोनहुआ पूछने लगा कि क्या सही में ऐसा होता है? वो सोचता है कि ऐसा कुछ होने के लिए ये वर्ल्ड कितना करप्ट और क्रूल होगा। वो समझ गया कि इतिहास में येलो टर्बन रिबेलियन क्यों हुआ था। तभी उसके दिमाग में कुछ खटका। अगर टाइम के हिसाब से देखा जाए तो उसे महसूस हुआ कि रिबेलियन का टाइम निकट आ रहा है। उस रिबेलियन में बस कुछ ही साल बचे हैं। वो सोचने लगा कि पूरे चाइना में कोई भी जगह बिना वॉर के नहीं है। वो कहीं भाग भी नहीं सकता।
वो उस एंजल को कोसते हुए कहने लगा कि ये सब उसकी गलती है। वही वांग उसे पूछने लगा कि क्या वो उसके बारे में बात कर रहा है। वोनवा ने कहा कि नहीं, वो किसी और के बारे में बात कर रहा है। ऐसे ही शाम तक वो लोग घर पहुंच गए। वांग उसे पहले नहा लेने को कहता है, क्योंकि अगर किसी ने उसे ऐसे देख लिया तो उन्हें लगेगा कि वो इंजर्ड है। वोनवा भी उसे आज की हेल्प के लिए थैंक यू कहता है। बाल्टी से पानी निकालते हुए वो सोचने लगा कि इस बॉडी के असली ओनर पर उसकी दूसरे शहर की स्कूल से वापस आते वक्त हमला हुआ होगा। उसके ग्रैंड पेरेंट्स और फादर काफी सालों पहले गुजर चुके हैं और इस परिवार ने अपनी शान और पावर खो दिया है। उसकी माँ कुछ महीनों से बीमार है और इसीलिए वो मेडिकल की बुक्स पढ़ रहा था। वो सोचता है कि अगर इस बंदे की जगह वो खुद होता तो वो भी यही करता। उस फैमिली का सबसे बड़ा भाई 21 साल का है और उसका नाम हुआबक है। दूसरा बड़ा भाई 18 साल का है और उसका नाम हुआफेन है। वो सोचने लगा कि उन दोनों को बड़ा भाई कहने में उसे थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है, क्योंकि असल में वो खुद 31 साल का है। लेकिन अब जबकि उसे इसी बॉडी में रहना है तो उसके पास और कोई चारा नहीं है। तभी उसे पीछे से कोई आवाज लगाता है। ये उसका सबसे बड़ा भाई हुआबक है। हुआबक उससे पूछता है कि उसने वांग से सुना कि वोनवा बैंडेड से मिला था, क्या वो ठीक है। वोनवा ने कहा कि फॉर्चुनेटली उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी है। हुआबक ने भी ये जानकर चैन की सांस ली। वो बैंडेड्स की बात सुनकर काफी चिंतित था। वनवा पूछने लगा कि माँ की हालत कैसी है। हुआबक ने बताया कि हर रोज जैसी ही। थोड़ी देर पहले ही वो थोड़ी पॉरेज खाकर सो चुकी है। वनवा ने सोचा कि अगर वो सो चुकी है तो वो उन्हें बाद में चेक करेगा। वो अपने भाई से कहता है कि वो अगली सुबह उनसे मिलेगा। उसकी बात पे अजीब रिएक्शन देते हुए हुआबक ने पूछा कि इतने लंबे टाइम तक घर से दूर स्टडीज के लिए रहने के बाद भी तुम अपनी माँ से मिलने कल जाओगे। वनवा भी उसकी बात सुनकर चौंक गया, क्योंकि अगर कोई इतने लंबे टाइम तक अपने माँ से न मिलने के बाद भी उन्हें दूसरे दिन मिलने के लिए बोलेगा तो लोग तो उसे अनफिलियल सन समझेंगे ही। फिर उसने हुआबक से कहा कि दरअसल वो भी माँ से अभी मिलना चाहता है, लेकिन अब जब वो सो चुकी है तो अपनी खुद की ग्रीड के लिए उन्हें जगाने जैसा अनफिलियल काम वो कैसे कर सकता है। हुआबक भी उसकी बात पर विचार करने लगा कि उसने बिल्कुल ठीक बात बोली है। वो उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि वो बाहर पढ़ाई करके काफी समझदार हो चुका है। फिर वो उसे आराम करने को कहता है। वनहुआ आराम से बेड पर लेटते हुए सोचने लगा कि आज का दिन तो काफी केओटिक था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है कि अब से उसे क्या करना चाहिए। चीजें पहले से ही काफी मुश्किल है। वो समझ नहीं पा रहा कि शुरुआत कहाँ से करे। ऐसे ही सोचते हुए उसकी आंख लग गई। तभी उसे वो आवाज फिर से सुनाई देती है जो उसे बता रही थी कि उसकी सारी इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिजीज क्योर हो चुकी है। अब उसके बॉडी फंक्शंस अच्छी कंडीशन में है और रीइंकार्नेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। वो आधा नींद में ये सब कुछ सुन रहा था। दूसरे दिन सुबह वोनवा आराम से अंगड़ाई लेते हुए उठा। वो इतने दिनों बाद चैन की नींद मिलने पर काफी खुश था। उसने थोड़ा स्ट्रेचिंग करने का सोचा, लेकिन बैक स्ट्रेच करते हुए वो सरप्राइज्ड हो गया। वो सोचने लगा कि भले ही वो एक टीनेजर है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही फ्लेक्सिबल नहीं हो गया। इसके बाद वो डिफरेंट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ट्राई करता है। वो उन सब को कर पा रहा था, यहाँ तक कि वो हैंड स्टैंड भी कर पा रहा था। वो अपनी इस नई बॉडी के लिए काफी खुश हो जाता है। इसके बाद वो ब्रेकफास्ट करने पहुंचा। वो और उसके दोनों भाई ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ गए। खाना देखकर वो सोचने लगा कि उसकी फैमिली पहले से काफी गरीब हो चुकी थी, इसलिए खाने में सिर्फ सब्जियां ही थीं और कोई मीट नहीं था। ये सब उसे घास फूस लग रहा था। वो इरिटेट होकर सोचता है कि इसीलिए ये बॉडी इतनी पतली है। अपने दूसरे बड़े भाई को देखकर वो वंडर करने लगा कि उसने ऐसा क्या खाया है जो वो इतना मस्कुलर हो गया। तभी हुआफेन ने उसे पिछले दिन बैंडिट्स के साथ हुई मुलाकात के बारे में पूछा। वोनवा ने बताया कि वो तेजी से वहां से भाग निकला था, इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ। हुआफेन उसे समझाने लगा कि सक्सेसफुल बनने के लिए किताबें पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन उसे कम से कम उसे खुद को प्रोटेक्ट कर पाने जितना मार्शल आर्ट्स तो सीखना ही चाहिए। वोनवा ने कहा कि वो भी ट्रेनिंग करने की सोच ही रहा है। उसकी बात सुनकर दोनों भाई चौंक गए। हुआफेन हंसते हुए कहने लगा कि अब तक वनवा उसे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग छोड़कर किताबें पढ़ने को बोलता था, लेकिन अब क्या हो गया। वनवा मन ही मन कहने लगा कि भाई, कभी चाकू से मरकर देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम अभी भी किताबें पढ़ना पसंद करोगे या नहीं। वाबोक कहने लगा कि शायद वनवा बैंडिट्स के हमले से थोड़ा शॉक्ड हो गया है। वनवा ने भी उसकी बात से एग्री किया। उसने आगे कहा कि अब उसे लगता है कि किताबें पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा अगर वो जिंदा ही न रह सके। इसीलिए वो अब मार्शल आर्ट्स सीखने की सोच रहा है, ताकि कम से कम खतरे के टाइम सेफली एस्केप कर पाए। वाफिन उसका ये डिसीजन सुन काफी खुश था। वही हुआबो कहने लगा कि इससे अच्छा तो तुम सिविल सर्वेंट बन के अच्छे मार्शल आर्ट्स वाले लोगों को अपने अंडर ले सकते हो। खाना खत्म करने के बाद हुआबोक उठा और कहने लगा कि अब उसे अपनी माँ से मिल लेना चाहिए। अपनी माँ के कमरे के बाहर पहुंचकर उसने पूछा कि क्या वो जाग चुकी है। कमरे के अंदर से उन्हें अंदर आने को कहा गया। वोनहुआ को देखकर वो पूछने लगी कि वो कब वापस लौटा। उन्होंने बैठते हुए मेड को पीछे पिलो रखने के लिए बोला।
वो वनहुआ से कहने लगी कि इतना दूर से वो इतने जल्दी वापस क्यों आ गया, लेकिन बोलते बोलते वो अचानक दर्द से कराह उठी। ये देखकर वनहुआ चिंतित हो गया। वो उनके पास जाकर पूछने लगा कि क्या वो ठीक है। उसकी माँ कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और आगे पूछती है कि वो इतना जल्दी वापस क्यों आ गया। वनहुआ ने बताया कि उसने उनकी खराब तबीयत के बारे में सुना, इसलिए थोड़ा टाइम निकालकर वापस आ गया। उसकी माँ ने कहा कि वो ठीक है, उनकी तबीयत इतनी भी खराब नहीं है कि उसे अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस आना पड़े। समय के साथ वो अपने आप ठीक हो जाएगी, इसलिए उसके बारे में ज्यादा वरीड न हो। वही वनहुआ उनका हाथ पकड़कर चेक करते हुए सोचने लगता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इन्हें लीवर या गैल ब्लैडर से रिलेटेड कोई दिक्कत है। वो अपनी माँ को आराम से लेटने को कहता है क्योंकि वो उन्हें एग्जामिन करना चाहता था। वो सोचने लगा कि अगर इन्हें लिवर में दर्द हुआ तो ये काफी डेंजरस हो सकता है। लिवर के पेन को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। वो उनके पेट पे उंगली से प्रेशर देकर चेक करने लगा, जिससे उसकी माँ दर्द से कराह उठी। लिवर पे थोड़ा प्रेशर लगते ही वो दर्द से चीख उठी। पीछे खड़े दोनों भाई भी ये देखकर चौंक गए। हुआफेन ने गुस्से से वोनहुआ का हाथ पकड़ लिया और पूछने लगा कि वो क्या कर रहा है। वोनहुआ ने समझाते हुए उसे अपना हाथ छोड़ने को कहा, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट मैटर था। हुआफेन कहने लगा कि अपनी बीमार माँ को दर्द देने में क्या इम्पोर्टेंट है। वोनहुआ समझाता है कि बाहर पढ़ाई करते हुए उसने फिलॉसफी के साथ साथ काफी सारी मेडिकल बुक्स भी पढ़ी है। हुआफेन गुस्से से कहने लगा कि क्या कुछ किताबें पढ़कर अब वो फिजिशियन की तरह प्रिटेंड करना चाहता है। क्या उसे ये लगता है कि कोई थोड़ी किताबें पढ़कर फिजिशियन बन जाता है। उसकी हिम्मत कैसे हुई बस कुछ किताबें रीड करके बिना एक्सपीरियंस के अकड़ दिखाने की। तभी हुआबुक ने पूछा कि वांग ने उसे बताया था कि पिछले दिन वनवा ने काफी सारे बैंडिट्स के विक्टिम्स को बचाया था। क्या ये बात सच है? उसने सुना था कि उसने एक ऐसे बंदे को बचाया था जिसका पेट कट चुका था और उसके इंटेस्टाइन्स दिखाई दे रहे थे। हुआफेन ये सुनकर सरप्राइज हो गया। वो पूछने लगा कि वो ऐसा मजाक क्यों कर रहा है, कोई पेट कटा आदमी कैसे,